हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आरसीसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यूपीपीएससी, एई, एसएससी, जेई के जो पहले बैच चलाए थे उनमें इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उन्हीं में से कुछ रिसर्च क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें बताई गई थी। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जिनमें जो नॉलेज आपको मिलेगी वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एग्जाम टाइम पर अगर आप देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट एस्पेक्ट रेशियो, मॉड्यूलर, स्पान डेप्थ, वाटर सीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, स्पान डेप्थ रेशियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ये स्पान डेप्थ रेशियो अलग अलग वेरी करता है, चाहे वो कैंटिलीवर के लिए हो, सिंपली सपोर्टेड के लिए हो या कॉन्टिन्यूअस के लिए हो। इसकी वैल्यू कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कॉन्टिन्यूअस के लिए 26 होती है। लेकिन ये तब तक होती है जब तक लेंथ ऑफ स्पान 10 मीटर है, अप टू द लेंथ ऑफ। और जैसे ही इसकी वैल्यू 10 के ऊपर गई, इसकी वैल्यू जो होगी वो 7 इंटू, मतलब जो वैल्यू है ऑलरेडी इंटू एक फैक्टर क्रिएट होगा, वो कितना होगा 10 अपॉन स्पान लेंथ, 10 अपॉन स्पान लेंथ। अब अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं तो मैं ये पूछूंगा कि अगर वैल्यू क्रिएट करूं, कुछ नया क्वेश्चन क्या क्रिएट हो कि जो स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो है 10 से ज़्यादा जब वैल्यू होती है तो वो पहले की तुलना में बढ़ता है या घटता है। ये क्रिएटिव क्वेश्चन है। गेट, ईएस में ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं प्रोफेसर्स। तो आप खुद ही सोच लो कि 10 के नीचे 10 से बड़ी वैल्यू आएगी तो ओवरऑल वैल्यू लेस देन होगी, तो लेस देन वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी, 7 से कम होगी तो डिक्रीज करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्फो आप तक पहुँचनी थी वो कंप्लीट होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू। अगर टॉप और बॉटम पे रेनफोर्समेंट जो दिया जाए वो कम ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या क्रीप डिफ्लेक्शन होगा, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होगा, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जहाँ रेनफोर्समेंट ज़्यादा क्रिएट होगा वहाँ पे श्रिंकिंग ज़्यादा होगी और उसकी वजह से डिफरेंशियल स्ट्रेन हो जाएगा, जो कि आपको श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को लीड कर देगा। अब देखिए, आरसीसी डिज़ाइन में यही सब चीज़ें हैं। जब आप फील्ड पे जाके वर्क करते हैं तो उन चीज़ों की प्रैक्टिकल फीलिंग ले आ पाते हैं, तो ये शब्द में वो फीलिंग एडजस्ट हो जाती है। उनके अपने टेक्निकल नेम्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग नेम्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होगा अगर अनइक्वल टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट और स्टील के लिए होता है, एक तो यही हो गया छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन कि कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है कि ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। पहली बात, ऐसा क्यों होता है कि इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा होता है, इसका कम होता है? तो याद रखने के पॉइंट से कि इस चीज़ को कैसे याद रखें, तो ऐसे समझ लो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, उसका यूज क्या है। तो जैसे कोई दो चीज़ें हैं, अगर वेरिएबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, और जिसमें वेरिएबिलिटी कम होगी उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम होगा। स्टील में वेरिएबिलिटी के चांसेज कम होते हैं, लेसर होती है एज कंपेरिजन टू कंक्रीट। तो कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ, जो भी ऑप्शन है उसमें ये होगा, द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ स्टील, जिसका दूसरा मतलब है हाइयर वेरिएबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द कंक्रीट एज कंपेरिजन टू द स्टील। मतलब ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अलग अलग एग्जामों में आया है। कहीं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पे कंट्रोल जो है उतना अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है वेरिएशन ज़्यादा है। तो ये दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेल्योर क्राइटेरिया फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इन कॉलम इज। कौन सी थ्योरी फेल्योर क्राइटेरिया के तौर पे यूज होती है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी यूज होती है, और इस थ्योरी के तहत द फेल्योर ऑफ मटेरियल विल अकर व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। इट इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग द यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट का जो है
वो कैसा होता है शेप में, तो नीचे हमने फिगर में भी दिखा दिया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये पैराबोलिक जाता है, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है। अदर एफ सी के वैल्यू के लिए उसका जो फॉर्मेशन है कर्व का वो सेम रहता है, नियरली पैराबोलिक अप टू 0.02 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेल्योर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो टू बी यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ आरसी बीम्स यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस। डब्ल्यूएसएम का यूज करेंगे अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट EM20 है। तो डब्ल्यूएसएम के तहत आईएस कोड के हिसाब से EM की वैल्यू क्या होगी 280/3 सिग्मा CBC, और EM20 के लिए सिग्मा CBC 7 होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो 21 का भाग करेंगे, 21 एकम 21, फिर 3 का जाएगा 13.3 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। ये सब खूब बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए और एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में अलग अलग आंसर देता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को जब पढ़ाया था तो कायदे से वो बात समझा दी थी। रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम एज पर इलास्टिक थ्योरी। एज पर इलास्टिक थ्योरी ये मतलब जहाँ पे एग्जाम आया, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था उन्होंने अपनी आंसर की में इसका आंसर दिया था रेक्टेंगुलर, किसी जेई का क्वेश्चन है ये, रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ। जबकि यही क्वेश्चन जब पूछा गया था, यही क्वेश्चन जब पूछा गया था तो एज पर इलास्टिक थ्योरी लगा के पूछा गया था किसी यही एग्जाम में, तो उसका आंसर था पैराबोलिक एबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो अब इसका समाधान निकालते हैं। तो समाधान ये है कि आईएस कोड के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होगा रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉमिनल शियर स्ट्रेस या एवरेज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है जिसकी वैल्यू V/BD होता है, जो हमने ऐसे करके दिखाया भी है, ये टाउ V है। इन अदर केसेज इलास्टिक थ्योरी में ऑप्शन आपका पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस या रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, जो कि हमने ये आपको सामने दिखाया है, ये बना हुआ है फिगर। तो इसको लेके ये इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से और वो कोड के हिसाब से, इसको लेके डाउट मत रखिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेज में आंसर बी ही है, लेकिन अगर आपके सामने वो आईएस कोड लगा देते हैं तो इस बात की भूल मत करिएगा कि वहाँ रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ रखना है। ऐसे विवादित प्रश्न का इससे ज़्यादा और कुछ समाधान तो मुझे लगता नहीं है। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिनिमम स्ट्रेन एट फेल्योर इन टेंशन स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रेस दे दी है, यंग्स मॉडुलस दे दिया है, लिमिट स्टेट मेथड की डिजाइन की तहत आपको लिमिटिंग मिनिमम स्ट्रेन एट फेल्योर, उसका फार्मूला होता है 0.002 प्लस FY/1.15 ES। अब आप यहाँ पे 1.15 का इस्तेमाल समझ रहे हैं, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है, स्टील की बात हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी 1.15 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 0.87 आएगा, 0.87 आएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। FY की वैल्यू रखो, ES की वैल्यू रखो, सॉल्व करो। कुछ लोग सीधे सीधे डायरेक्ट इसको याद रख लेते हैं 0.0038। दिस इज द मिनिमम स्ट्रेन एट फेल्योर इन टेंशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइंड एज Fe415। जब ग्रेड ऑफ स्टील की बात करेंगे, Fe के आगे जो चीज़ लगी होगी उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन होगा डी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर mm²। बाकी अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, ये सब इसको डिफाइन नहीं करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर EM25 कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन एंड फ्लेक्चरल टेंशन आर रिस्पेक्टिवली। एक चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चरल टेंशन होती है 0.7√FC। अगर एग्जाम में आए और जल्दी करना हो ऐसा क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? फ्लेक्चरल टेंशन 0.7√FC होगी, अंडर रूट में 25 रखेंगे, 5 बार आएगा, 5 सत्ते 35। ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन सी बचा। इसके बाद डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है, ऐसे बोलते हैं, यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगानी पड़ती है। प्रैक्टिकली वे में याद रखने के लिए अगर आप भूल जाते हो तो डायरेक्ट से ज़्यादा बेंडिंग में होता है, तो आप चाहे जैसे याद, या तो डायरेक्ट को 0.40 करके याद कर लो, या तो बेंडिंग का 0.45 FC के याद कर लो। कुछ चीज़ें RCC में याद रहना ही इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी एक याद रखो, या दोनों याद हो जा रही हैं तो बहुत अच्छा है। तो डायरेक्ट और बेंडिंग में कोई एक निकालो, डायरेक्ट अगर 0.4 है तो निकाल लो, तो 10 MPa आ जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। चूँकि बेंडिंग इसमें डिफरेंस है, इसमें तो 10 इसी में है, लेकिन जब 0.45 बेंडिंग निकालोगे तो 11.15 आएगा, उसके आधार पे ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी में 12.5 है। तो बेंडिंग अगर निकालोगे तो करेक्ट आ जाएगा, नहीं तो दोनों निकालने पड़ेंगे।
मतलब डिलीशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर डिलीशन हो सकता है तो इसी आधार पे हो सकता है कि पहले आपने 0.7 रूट एफ सी के निकाला तो आपको ए और सी बचे, फिर उसके बाद आपने 0.45 जो कि बेंडिंग है 0.4 से ज़्यादा होगी, डायरेक्ट से ज़्यादा होगी तो वो 11.15 आया तो ए पार्ट हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन 0.40 एफ सी के, बेंडिंग 0.45 एफ सी के, स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चरल टेंशन 0.7 रूट एफ सी के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स ऑफ ग्रेड एफई ग्रेड 415 इन बीम इज। परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस IS 456-2000 के हिसाब से HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेंट का HYSD बार्स में होती है 0.55 FY की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखोगे 415, वैल्यू रखोगे 228 के आसपास 230, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेन इन एन एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट एंड इन द टेंशन रेनफोर्समेंट। मैक्सिमम स्ट्रेन्स इन एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट 0.0035। और टेंशन की रेनफोर्समेंट की बात करें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 0.02 प्लस 0.87 FY/ES, वही वैल्यू यहाँ पे है FE और उसकी वैल्यू रखी तो 0.038 आया था, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456-2000 इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ ए फ्लेक्चरल मेंबर द स्ट्रेन इन रेनफोर्सिंग बार्स अंडर टेंशन एट अल्टीमेट स्टेट शुड नॉट बी लेस देन। वही बात जो अभी ऊपर कर रहे थे टेंशन में, क्या कर रहे थे 0.002 प्लस FY/1.15 ES या वही 0.87, इसमें उस फॉर्मेट में नहीं दिया है, 1.15 के दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। चीज़ें क्लियर होंगी आई होप। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। The value of ultimate creep coefficient for concrete increases with the age of loading, decreases with the age of loading, obviously decreases with the age of loading। इसका फार्मूला क्या होता है क्रीप कोफिशिएंट का, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग। अगर 7 दिन की बात करो तो इसकी वैल्यू 2.2 है, 28 दिन के बाद बात करो तो इसकी वैल्यू 1.6 है, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 1.1 है, तो डिक्रीजेज विद एज ऑफ लोडिंग। अगला क्वेश्चन है द अप्रॉक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज। ये क्वेश्चन जेई का है, अलग अलग एग्जामों में इसकी अलग अलग वैल्यू है, कोई 0.3 बोलता है, कोई 0.25 बोलता है। IS कोड में जाइएगा, कोड के द्वारा जब आप इसका आंसर पाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर है 0.25 FC के। ये ऑड क्वेश्चंस में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा है माइल्ड से शुरू करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। माइल्ड से शुरू करते हैं, 20 से 75 तक जाते हैं। 20 है तो माइल्ड है, 30 है तो मॉडरेट है, 45 है तो सीवर है, 50 है तो वेरी सीवर है, और जो इसमें नहीं दिया है 75 वो एक्सट्रीम है। तो इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पे उसने मॉडरेट पूछा है तो दैट विल बी 30। एक्सट्रीम बहुत पूछा जाता है, मतलब मॉडरेट कम पूछा जाता है, एक्सट्रीम 75 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव इट इज नोन एज। वेरी फेमस क्वेश्चन। द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल अबव इट इज नोन एज। ऑप्शंस हैं स्पैंड्रल, रैफ्टर, लिंटल। तो स्पैंड्रल बीम होती है। Spandrel beam are load bearing beams around the perimeter of steel of concrete construction that extend from column to column। ये आपको दिखाया भी गया है यहाँ फिगर में। Let's move to the next question। अगला क्वेश्चन है RCC was developed and first used by। ऐसे क्वेश्चन SSC JEE में खूब पूछे जाते हैं, शायद ये उसी का क्वेश्चन है। जोसेफर मोनियर, ये जो हैं ये फेरो सीमेंट को इन्होंने फाउंड किया था। जॉन स्मिएटन, ये फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहलाते हैं। फ्रैंकोइस क्वाइग्नेट, यही हैं जिन्होंने RCC को फर्स्ट डेवलप्ड किया था, यूज भी किया था। जोसेफ अस्फादीन, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट को फाउंड किया था, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट को फाउंड किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर फॉर। परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर फॉर मिक्सिंग कंक्रीट एज पर IS 456-2000। तो ये है 200 मिलीग्राम पर लीटर। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल द रेशियो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ए बीम एज डीप बीम
इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड इन कॉन्टिन्यूअस। डीप बीम इन द केस ऑफ एसएसबी 2 होगी इसकी वैल्यू, L/D की वैल्यू पूछ रहा है, इफेक्टिव स्पान, रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ, ये 2 की वैल्यू होगी, और कंटिन्यूअस के केस में इसकी वैल्यू 2.5 होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट 3, 5, 6, 7, 4, 5, 6 1968 की बात करें, 4, 5, 6 1978 की बात करें तो ये 7 हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। 4, 5, 6 2000 के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, अगर PCC की बात करो या RCC की बात की है, PCC की बात करो तो इसकी वैल्यू 2400 है, अगर RCC की बात करो तो इसकी वैल्यू 2500 कंसीडर की जाती है एज पर IS 456 2000 के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm विद Fe 250। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल रटा हुआ रहता है लोगों को, 250 है तो 0.53D होगा, अगर Fe 415 है 0.48, 500 है 0.46, यहाँ पे 250 है तो 0.53 इंटू 400 212 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो करने में हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अनफैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स एट ए सेक्शन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेम एनालिसिस, आपको वैल्यू दी है, डेड लोड, विंड लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड्स की। डिजाइन मूवमेंट पूछा है। डिजाइन मूवमेंट 3 जो केसेज बनते हैं, जो फार्मूला होते हैं, उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है, वो तीनों फार्मूले में एक बार डेड लोड लाइव लोड कंसीडर करते हैं, एक बार डेड लोड और अर्थक्वेक लोड और विंड लोड में सिर्फ एक कंसीडर किया जाता है एक एट ए टाइम, और उसमें भी मैक्सिमम वाला लिया जाता है, तो उससे एक फार्मूला बनता है। एक बार डेड लोड लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक और विंड में एक कंसीडर करके, तो तीनों फार्मूले हैं, वो तीनों फार्मूले यहाँ हमने मेंशन किए हैं। जब वो तीनों फार्मूले आप लगाएंगे तो आप पाएंगे, जब तीनों फार्मूले आप लगाएंगे तो तीनों फार्मूलों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही कंसीडर की जाएगी। पहला 1.5 फैक्टर के साथ, दूसरा भी 1.5 फैक्टर के साथ, लाइव लोड नहीं होगा उसमें, तीसरा 1.2 फैक्टर के साथ, और इसमें तीनों लोड होंगे, तो 372 मैक्सिमम वैल्यू आती है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये चीज़ें आपने की होंगी पहले। डिजाइन ऑफ वन वे RC स्लैब फॉर कंसनट्रेटेड लोड इज डन बाई, इसमें पाइगेट्स मूवमेंट कोफिशिएंट मेथड यूज किया जाता है, इसमें पाइगेट्स मूवमेंट कोफिशिएंट मेथड यूज किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कितनी कंसीडर की जाती है, तो इसमें वैल्यू कंसीडर की जाती है 0.15। और एक बार ये भी पूछा गया कि पॉइजन्स मूवमेंट्स में कौन सी इलास्टिक थ्योरी लगती है, बेंडिंग मूवमेंट की, शियर की, फ्लैक्चर की, तो इलास्टिक थ्योरी ऑफ फ्लैक्चर इज यूज्ड। तो डिजाइन ऑफ वन वे RC स्लैब इज रिलेटेड टू पॉइजन्स मूवमेंट कोफिशिएंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्स बार दैट कैन बी यूज्ड एज 1/8 मैक्सिमम डायमीटर होती है, तो 75 ऑफ 8 करोगे तो वो 9 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ऑप्शंस के हिसाब से 8 mm डायमीटर इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द RCC बीम साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इट्स डेप्थ इज एक्सीड्स 75 सेंटीमीटर या 750 mm, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 29th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइन एज पर IS 456 डिफ्लेक्शन ऑफ RC स्लैब और बीम इज लिमिटेड टू, ये लिमिटेड होता है स्पान अपॉन 250 लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, जिसका दूसरा मतलब यही है 0.4% ऑफ स्पान, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ डीप बीम और इन थिन वेब्ड RCC मेंबर्स द फर्स्ट क्रैक फॉर्म इज फ्लैक्चरल, डायगोनल क्रैक ड्यू टू कंप्रेशन, तो डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन क्रिएट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। क्वेश्चंस और भी हैं, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।